और अब कसम संविधान की। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे 13 मिनट तक बोले। 2 घंटे 13 मिनट संसद में दिया गया है। ये अब तक के इतिहास का सबसे लंबा भाषण है। पीएम का खुद का और संसदीय इतिहास का, भारतीय संसदीय इतिहास का भी अब तक का सबसे बड़ा भाषण है। इससे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव था उस पर 1965 में तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब चाइना वॉर हुई थी उस वक्त बोलते हुए उन्होंने कितने घंटे लिए थे? 2 घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त लिया था। कल गृह मंत्री भी बोले, वो भी 2 घंटे से कुछ ज्यादा बोले, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज संसद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा था कि विपक्ष नो बॉल फेंक रहा है और वो चौके छक्के मार रहे हैं, सेंचुरी लगा रहे हैं। उनके भाषण को सुनने के बाद आपने भी महसूस किया होगा कि उन्होंने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर सेंचुरी लगा दी। उनके सामने विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव नहीं टिक पाया। जिस मणिपुर के नाम पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, उस मणिपुर पर भी प्रधानमंत्री बोले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब पीएम मणिपुर में शांति की गारंटी दे रहे थे उस वक्त विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। जिस वक्त पीएम नॉर्थ ईस्ट को अपने जिगर का टुकड़ा बता रहे थे तब विपक्ष संसद से भाग चुका था। पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के सभी आरोपों का तर्कों और तथ्यों के साथ जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा और देशवासियों से इस गठबंधन से सावधान रहने की अपील की। उन्हें राहुल के दिमाग पर भी तंज कसा और अधीर रंजन की भी खबर ली। आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष से कहा कि अब आप साल 2028 में मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करें। यानी मोदी ने तय कर लिया है कि 2024 में कोई नहीं है टक्कर में। तो एक नारा है ना पुराना, मत पड़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी ने एलानिया ऐलान कर दिया है आज इस संसद में। ये घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति को सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है। मणिपुर के सच्चाई को भाजपा छुपाना चाहती थी और इसीलिए इन मणिपुर के बेचारे 2 सांसदों का हाथ मुंह आज बंद करके रखा है, उनके मुंह पर ताला है। अरे भाषण क्या चल रहा है देख रहे हैं आप ना अपना। वहां बैठकर क्या कोई मुगल आजम पिक्चर देखने आए? मुगल आजम पिक्चर के चल रहा है। प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इको सिटी में लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का वाया। पिछले 2 घंटों से प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ हमारे देश का नाम बदनाम करने पर तुले हैं, इंडिया का नाम बदनाम करने पर तुले हैं। तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, पूरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों। मोदी खुद कहते हैं कि सारे देश उनके साथ है, सारे देश की विश्वास उनके साथ है, लेकिन फिर कांग्रेस की डर उनको सताता है। जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। वो कुछ इकोनॉमी के बारे में बोले, महंगाई के बारे में बोले, बेरोजगारी के बारे में बोले, नहीं तो मणिपुर के में विस्थापित पूरा बोले। हमारी अपेक्षा थी, इच्छा थी कि मणिपुर की बहनों के लिए बोले। देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। जो पूर्वोत्तर का राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, वो जल रहा है, आप उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को
कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। तो आज हम एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम बयान आपको सुनाएंगे और उसी पर बहस करेंगे। आज मैंने बहस के लिए ज्यादा लोगों को नहीं रखा है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, शानदार, जानदार और वजनदार प्रवक्ता अभय दुबे जी भी मेरे साथ हैं और उनसे ही ज्यादा वजनी प्रेम शुक्ला जी भी मेरे साथ हैं। तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, आज मैं एक टाइमर लगा रहा हूं। जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूं, मैं सबको बोलने का फ्री मौका देता हूं, लेकिन 90 सेकंड का टाइमर होगा। सबसे पहला सवाल अभय दुबे जी आपसे, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट से खत्म किया है, इसीलिए मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, मत पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब 2024 में क्या करेंगे आप? वो तो कह चुके हैं कि अब 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लेना है। टाइमर। दीपक जी, मुझे बस यही एक बात बहुत आज अखरने वाली थी। मुझे उम्मीद कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी वर्तमान की मणिपुर की चर्चा पर बात करेंगे, उसमें भविष्य का हम सब लोगों को कोई रास्ता दिखाएंगे, मगर सिर्फ उन्होंने इतिहास से प्रतिशोध लिया। उससे भी बड़ा दुख मुझे जब हुआ जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि मेरे लिए अविश्वास का प्रस्ताव सौभाग्य लेकर आया है, क्योंकि 18 में भी एक बार अविश्वास का प्रस्ताव आया था और मेरी सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई देश की बेटियां सौभाग्य का विषय आपके लिए हो सकती है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को जिंदा सबके सामने जला दिया, यह सौभाग्य का विषय आपके लिए हो सकता है? एक सैनिक की पत्नी थी जो निर्वस्त्र करके घुमाई गई, यह सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता है। 4000 ऑटोमेटिक वेपन्स लूटे गए, यह सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी, आपके राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री कहते रहे कि मेरा घर जला दिया जाएगा, उनका घर आग के हवाले कर दिया, यह सौभाग्य का विषय नहीं था। प्रधानमंत्री जी, आपके एमएलए दिल्ली के दरवाजे पर आए और कहा प्रधानमंत्री जी हमारी गुहार सुन लीजिए, आपने मिलने तक का वक्त नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी, यह सौभाग्य का विषय न देश के लिए था, न मणिपुर के लिए था। और आपने उसके बाद नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी पर यह कह दिया कि वो बोलते हैं तो गुड़ गोबर कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर की संवेदनशील विषय गुड़ गोबर नहीं था प्रधानमंत्री जी। और आपका जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट था वो तो और भी भारी लगा हम सबको। उन्होंने कहा अगला अविश्वास का प्रस्ताव जब लाओ मेरी सरकार में तो उसमें कुछ इनोवेशन होने चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इतनी विभत्स घटनाओं में कोई इनोवेशन कैसे ढूंढ सकता है प्रधानमंत्री जी? कोई क्रिएटिविटी कैसे ढूंढ सकता है प्रधानमंत्री जी? हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जितना इंडिया को आपको बदनाम करना है कर लीजिए, मगर कोई समाधान दीजिए। इसी के लिए तो भारी मन से हम अविश्वास का प्रस्ताव आज लेकर आए थे, नहीं तो हमें आवश्यकता नहीं थी। 90 सेकंड ओवर, 90 सेकंड ओवर। नीचे नहीं दिखाना था, देश को नीचे नहीं दिखाना था। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जिन भेड़ियों को हर जगह जो है वो कहीं न कहीं से उनको मरी हुई लाशें ही दिखाई देती है, और भेड़िया जो है हमेशा लाशों पर जो है मांस को खाने का प्रयास करता है। कल श्रीमान राहुल गांधी ने खुद ही कहा कि वो भेड़िए हैं। जिन लोगों ने जो है लाखों लोगों का नरसंहार करके 47 की सत्ता हासिल की, 10,000 मराठियों की हत्या जो है करवा दी, एक FIR नहीं किया, 10,000 सिखों का नरसंहार करवा दिया, जिन्होंने 5 मार्च 1966 को अपने ही देश के नागरिकों पर बम वर्षा की, जिन्होंने जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए द्वीप जो है वो पड़ोसी देशों को गिफ्ट कर दिए, जिन्होंने इस देश को लूटने के अलावा जिनके जिम्मे कुछ भी नहीं है, जिनकी स्थिति यह है कि जहां देखो वहां उनको पराजय के अतिरिक्त उनके हाथ में कुछ नहीं आता है, जिनका नेता जो सबसे बड़ा नेता है वो फ्लाइंग किस और आंख मारने के अलावा संसद में उसका कोई योगदान नहीं होता है, उसके लोगों को दुख और दुर्भाग्य के अलावा क्या मिल सकता है? तो अभय जी, हम समझ सकते हैं आपके दुर्भाग्य के कारणों को, हम समझ सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में कहा था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, और आप 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2028 में आप अविश्वास प्रस्ताव ले आइएगा, लेकिन थोड़ा अध्ययन करके आइएगा, नहीं तो भेड़िया जो है वो चींटी बन जाता, और चींटी से कब भेड़िया बन जाता उसको पता ही नहीं लगता। और भेड़िया जब जो स्वयं को घोषित भेड़िया हो, उस भेड़िए से आप जन कल्याणकारी चर्चा की अपेक्षा ही कैसे करते हैं? वो भेड़िया हमेशा जो है कहाँ रक्त पीऊं मैं, कहाँ मांस नोचूं मैं, इसी के चक्कर में रहता है। तो ये जो कांग्रेसी भेड़िया है,
इस कांग्रेसी भेड़िए को भली भांति इस देश की जनता पहचानती है। ठीक है, हो गए 90 सेकंड हो गए आपके। मैं अगली बात पर चलता हूं। अभय जी, बिजोवे जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने अगली बात क्या कही? प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोले तो उन्होंने कांग्रेस से लेकर विपक्ष के नए गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए का नाम चुराकर इसमें 2 आई और जोड़ दिए हैं, इंडिया, INDIA, इसमें भी एनडी है, और दोनों ही आई इनके 2 अलग अलग घमंड हैं। इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है, और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड, और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए, और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। I. N. D. I. चुनाव 3 चीजों पर लड़े जाते हैं, नारे, नखरे और नाटक। नाटक चलता है, नारे भी चलते हैं, नखरे भी चलते हैं, देखता है हर आदमी, परखता है। अभय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब आपको इंडिया कम लोग कहेंगे, घमंडिया ज्यादा लोग कहेंगे? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। प्रधानमंत्री जी आतंकी संगठनों से प्रेरणा लेकर इंडिया बताते हैं, प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रेरणा लेकर इंडिया बताते हैं, लेकिन हमने जो नेशनल डिस्ट्रक्टिव अलायंस है, नेशनल डिवाइसिव अलायंस है एनडीए, उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश की है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हम ठीक करना चाहते हैं। उसमें सद्भाव, सदाशयता, संयम, सदाचार, समृद्धि, भारत की प्रगति जोड़ देना चाहते हैं, और उसी से इंडिया बनता है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर रही है देश के साथ? मणिपुर को एक तरफ हिंसा की आग में झोंक दिया, हरियाणा को हिंसा की आग में झोंक दिया, गुजरात हिंसा की आग में झोंका गया, राजस्थान हिंसा की आग में झोंका गया, वेस्ट बंगाल हिंसा की आग में झोंका गया, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। वडोदरा का राहुल वंजारावास का 3 दिन तक गुहार लगाता रहा कि मेरे घर पर लगातार पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम 50 परिवार पलायन कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा कि आप एक ट्वीट भी करते। कश्मीर का भी यही हाल है। अभी पिछली 5 तारीख को 5 जवान शहीद हुए, उसके पहले 20 अप्रैल को 3 जवान शहीद हुए, मई में 5 जवान शहीद हुए, रजनी बाला की टारगेटेड किलिंग गई, राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई। वहां एक के बाद एक माखनलाल विंद्रू जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए थे, वहां उनकी हत्या की, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा, आपने नहीं बोला। आप इतिहास से प्रतिशोध लेते रहे, आप और आपके मंत्री, और कश्मीर पर भी ये बताते रहे, लेकिन इतिहास साक्षी है, चाहे वो सिंहपुरा का नरसंहार हो, चाहे नदी मार्ग का नरसंहार हो, चाहे अमरनाथ यात्रा पर 2 हमला हो, चाहे रघुनाथ मंदिर का हमला हो, चाहे 90 के दशक का पंडितों का पलायन हो, सब आपके सरकार के समय हुआ है। प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, लेना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री जब घमंडिया कह रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री का अहंकार नहीं बोल रहा है? अगर ये सवाल अभय दुबे जी पूछते हैं तो इसमें गलत क्या है? नहीं, अहंकार तो राहुल गांधी का है, जो स्वयं को भेड़िया घोषित करते हैं, रक्त पिपासु भेड़िया। तो अहंकार तो भेड़िए को होता है। दूसरी बात, जो सौहार्द की बात कर रहे हैं, इनके सौहार्द की स्थिति यह है कि इस 26 दलों के घमंडिया का एक घटक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसके मोर्चे में नारा लगता है, हिंदुओं को जो है फांसी पर लटका दिया जाएगा मंदिरों के सामने, और इनकी बकार नहीं फूटती है राहुल गांधी की कि हिंदुओं को जो है फांसी पर लटकाने में अभय दुबे जी की पार्टी को इतनी प्रसन्नता क्यों होती है। दूसरा, आज स्वयं जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तमिलनाडु में इनकी एक घटक दल का मंत्री कहता है कि तमिलनाडु भारत का जो है अंग नहीं है। तमिलनाडु जिसने इस देश को
तमाम देश प्रेमी दिए हैं, इस राष्ट्र पर समर्पित करने वाले सेनानी दिए हैं। उस तमिलनाडु में जो इनका घमंडिया का घटक दल है वो कहता है कि तमिलनाडु भारत का अंग नहीं है। तीसरा, इनका एक अन्य जो है घटक दल वो हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करता है और उस पर इनकी बकार तक नहीं फूटती है। तो इनकी इसको क्या कहा जाए बताइए? ये सौहार्द है कि हिंदुओं को जो है फांसी पर लटका दिया जाएगा? ये राहुल गांधी के साथी केरल में जिनका समर्थन लेकर चुनाव लड़ते हैं, वायनाड में मोहब्बत की दुकान वाले, उनमें नफरत की पकवान इतनी ज्यादा परोस दी गई है उस दुकान से कि वो हिंदुओं को जो है मंदिरों के सामने फांसी पर लटकाने की बात करेंगे। हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो है इनका एक दूसरा मुस्लिम घटक दल और तीसरा घटक दल इनसे कहेगा कि तमिलनाडु भारत का अंग नहीं है। टाइम ओवर। मैं अगली बात पे जाता हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, क्या कहा? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है और आगे ये एक दूसरे पर छुरी चलाएंगे। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले फिर छुरियां भी निकलेगी। छुरियां भी निकलेंगी। अब प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, कुछ गलत तो नहीं है भाई दुबे जी? इसको कैसे कन्विंस करेंगे आप देश की जनता को? दीपक जी, पहले तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पर देश के सामने प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी 80 दिन तक मणिपुर पर मौन साधे रहे, लेकिन उस जघन्य दुष्कृत्य का जब वीडियो देश के सामने आया तब पता लगा देश को कि उसकी ग्रेविटी क्या थी, जबकि वो 4 मई का वीडियो था जी। ये बात प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को पता थी। तब मणिपुर पर सिर्फ 30 सेकंड बोले। आज 80 मिनट तक प्रधानमंत्री जी, उन 80 दिनों के बाद 80 मिनट तक उन्होंने प्रतिशोध लिया इंडिया के दलों से, लेकिन जब बोलना पड़ा उनको, जब सबने वॉकआउट किया तो उनको शौक लगा। ऐसा ना हो कि देश में यह मैसेज चला जाए कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला, उसकी वेदना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त नहीं की। तब प्रधानमंत्री बोले। अर्थात सत्ता की भूख इतनी है भारतीय जनता पार्टी को कि वो हर चीज राजनीति से देखना चाहती। प्रधानमंत्री जी, आपके खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है देश का बेरोजगार युवा, जिन 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, जिन 84% की आमदनी आपने छीन ली। आपके खिलाफ वो किसान चुनाव लड़ रहा है जिसकी आमदनी आपने 27 रुपए प्रतिदिन कर दी प्रधानमंत्री जी। और आपके समर्थन में वो दो धन्ना सेठ है जो 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ कमा रहे हैं। ये आपका चेहरा नहीं है इस चुनाव में, ये चेहरा है सीमा हैदर का जो पाकिस्तान से 4 बच्चों की मां आई है। आपका एनडीए कह रहा है कि वो हमारी चुनाव की उम्मीदवार होगी। वो अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अब्बास जिसको बताते थे, मुख्तार अंसारी की बहुत बड़ा माफिया सरगना देश का है, उसका बेटा जिसको आपने शामिल किया, वो 70,000 करोड़ के घोटाले का अजीत पवार आपकी एनडीए का चेहरा होगा प्रधानमंत्री। वो हसन मुनशरिफ जो 40,000 किसानों का पैसा खा गया, आपने कहा वो आपका चेहरा होगा प्रधानमंत्री। प्रेम शुक्ला जी, आपका जवाब। देखिए, आप किन किन लोगों के सहयोगी हैं? आप अब्बास अंसारी के भी सहयोगी बन गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने बोला सीमा हैदर को चुनाव लड़ा रहे हैं। जी देखिए, सिलेबस से अगर आपने हटकर सवाल पूछ लिया तो कांग्रेस के लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको प्रश्न का जो उत्तर मिला, एक रटंत विद्या उनके पास है, उसी का फिर से उन्होंने विकृत प्रदर्शन कर दिया। आपने सवाल क्या पूछा था कि क्या आपके गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के लिए छुरियां निकालेंगे? तो छुरियां तो निकली हुई हैं। वायनाड में खुद इनके कार्यालय पर हमला सीपीएम ने किया, यह सत्य है कि नहीं है? तमिलनाडु में जो उनके गठबंधन का घटक दल है वो राजीव गांधी के हत्याकांड में मिलापचंद जैन आयोग ने डीएमके को इंडिक्ट किया था कि नहीं किया था? सत्ता लोलुपता में श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने पति के हत्यारों से समझौता कर लिया। इससे विकृत ज्यादा सत्ता लोलुपता क्या हो सकती है? बंगाल में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसपे संकेत किया कि अधीर रंजन चौधरी जो इनके जो है गट नेता हैं,
उन अधीर रंजन चौधरी को भाषण क्यों नहीं कराने दिया गया? क्योंकि कलकत्ता से फोन आ गया था। क्यों कलकत्ता से फोन आ गया था? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं को अंजाम देने वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के विरुद्ध वो कोलकाता हाईकोर्ट गए हुए हैं। तो ऐसे में इनकी, और आज ही पंजाब कांग्रेस की तरफ से बयान आया हुआ है कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। तो कैसे जवाब दें? तो अभय दुबे जी ने आपके प्रश्न को स्किप किया और जो रट कर आए थे, जो कांग्रेस के जो है तोता रटंत विद्या उनको दी गई थी, उसी का जवाब दिया। आपके प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया ही नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी में जो है अजमल कसाब के साथी जो हैं वो प्रत्याशी हुआ करते हैं कांग्रेस के। और जो है आपका टाइम खत्म। पहला आतंकवादी पकड़ा गया था ना, अफरोज, वो अफरोज को पकड़ा था किसने? पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने, और उसको कैंडिडेट बनाया था लालू प्रसाद यादव ने, जो घमंडिया के अंग है। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर हमला किया और उनके निशाने पर रही कांग्रेस। कांग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने हमेशा परिवारवाद का विरोध करने वालों का हमने बराबर देखा है कि उसके प्रति उनकी कैसी नफरत की भावना है। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग, उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। जो परिवार से बाहर है उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है। यही उनकी कार्यशैली रही है। इस दरबार सिस्टम ने कई विकेट लिए हैं, कितनों का हक मारा है इन लोगों ने। दरबारी कल्चर, अभय दुबे जी, ये तो कांग्रेस में है ना? दीपक जी देखिए, प्रधानमंत्री जी जब सदन में घुसते हैं तो शायद वो सदन के द्वार पर लिखा हमारी सनातन संस्कृति का मूल मंत्र नहीं पढ़ते, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अरे प्रधानमंत्री जी, समूचे विश्व को एक परिवार मानने वाला भारत देश परिवार का कैसे विरोध कर सकता है? परिवारवाद आपके यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है। जब आपको सत्ता की भूख मिटानी होती है तो वो बाप बेटी की जो कश्मीर में सरकार है परिवारवादी, उसके साथ आप गठबंधन कर लेते हो। जब सत्ता की भूख मिटानी होती है तो जिसको आप जीवन भर परिवारवाद की अब दुहाई देते हैं, उस शिवसेना के साथ सत्ता की भूख मिटा लेते हो। उस पंजाब में जाकर अकाली दल की भूख मिटा देते हो। वो पवार परिवार जिसको पानी पी पी कर गालियां देते थे, रात के अंधियार में बुला करके शपथ लेने के काम अजीत पवार जी के साथ आपके फडणवीस साहब करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, परिवारवाद की बड़ी व्याख्या करनी है तो आइए सिंधिया परिवार आपके भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, राजनाथ परिवार आपके पार्टी में देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान परिवार आपकी पार्टी में देख लीजिए, रिजिजू परिवार आपकी पार्टी में देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस परिवार आपकी पार्टी में देख लीजिए। आपके पास एक लंबी फहरिस्त है, रमन सिंह से लेकर इधर पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण तक सब जगह। सिर्फ आपको चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी, जो एक जन नेता बनकर देश में उभरा है, जिसने समूचे देश को हृदय से लगाया, पीड़ितों को, वंचितों को, मणिपुर तक गया लोगों का दर्द बांटने के लिए, आजादपुर मंडी गया जहां वहां जार जार एक आदमी किसान रो रहा था, सब्जी खरीदने तक पैसे नहीं थे। आपको आपकी सत्ता का भय सता रहा है, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए राहुल गांधी जन नेता हैं, जन नायक हैं, उभर रहे हैं जी, कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? जी नहीं, उनका मुकाबला तो लोग खुद कांग्रेस कर रही है कि कांग्रेसी रोज सवेरे उठकर मनाते हैं कि राहुल गांधी जो है उनका भेड़िया चाल कहीं जो है कांग्रेस को नया नुकसान न पहुंचा दे। और परिवारवाद मित्र ये होता है कि जो है इंदिरा गांधी का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा और उसके बाद जो है उनकी विधवा ही कमान संभालेगी, फिर उनका पुत्र ही कमान संभालेगा, उनकी पुत्री के अलावा और कोई नेता नहीं हो सकता। राहुल गांधी कौन से पद पर हैं जी, जो सारा सत्ता उनके हाथ में है? अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनको वक्तृत्व का समय नहीं, लेकिन जो खुद को भेड़िया कहता है, वो परिवार का भेड़िया जो है उसको वक्त मिलेगा।
आप जो है परिवारवाद ये होता है कि मुलायम सिंह यादव का जो वारिस है वो शिवपाल नहीं हो पाएंगे, वो भी जो है वहां पर अखिलेश यादव ही होंगे। डीएमके में करुणानिधि का वारिस स्टालिन होगा और स्टालिन का वारिस जो है उनका पुत्र होगा। बाला साहब ठाकरे का वारिस उद्धव, उद्धव का वारिस आदित्य, राज को नहीं लिया जाएगा। तो इसी तरह से जो परिवार में भी प्रथम शाखा के लोगों को ही, आप मुझे बताइए ना, परिवारवाद की आपकी जो दशा है दरबारवाद की, वो किससे छिपी हुई है जी? कि एक परिवार के लोग जो हैं कितने भी नीचे गिर जाएं, वो गालीबाजी की केस में कन्विक्ट भी हो जाए, वो चीटिंग की केस में 420 केस में बेल पे आ जाए, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं क्या? तो आपकी दशा यह है कि एक परिवार जो गालीबाजी में कन्विक्ट, 420 में बेल पे, जो लगातार चुनाव हारता रहा है, 40 से अधिक चुनाव हारने का जिसका रिकॉर्ड है, लेकिन वो परिवार का चिराग है, इसलिए उसका विकल्प आप नहीं तलाश सकते। ठीक है, वही नेता रहेगा और जी। उसको जो है आपके अध्यक्ष से पहले जो है आसन दिया जाएगा। तो कसम संविधान का थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है। हम प्रधानमंत्री जी के लगभग सभी महत्वपूर्ण बयान दिखा रहे हैं और 90 सेकंड का समय दे रहे हैं, 1.5 मिनट का। मेरे सामने साथ में प्रेम शुक्ला और अभय दुबे जी हैं, दोनों जानदार, शानदार और वजनदार प्रवक्ता हैं। दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तर्कों के साथ एक दूसरे की काट कर रहे हैं। मणिपुर पर प्रधानमंत्री जवाब देते उससे पहले ही विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष की मंशा मणिपुर पर चर्चा करने की थी ही नहीं। देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से, रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था। उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था। एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजने का एक प्रयास था, लेकिन सिवाय राजनीति कुछ करना नहीं है। इसलिए इन्होंने यही खेल किए, यही स्थिति किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। अभय दुबे जी, आप अविश्वास प्रस्ताव इसी कारण से लाए थे ना कि हमको विस्तृत चर्चा करनी है मणिपुर पे। तो जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो आप सुन लेते ना, आपने सुना भी नहीं और वॉकआउट करके चले गए। मतलब 30 साल मैंने पार्लियामेंट कवर की, इस तरह से नहीं देखा। 80 मिनट तक प्रधानमंत्री जी सिर्फ प्रतिपक्षी दलों के खिलाफ वैमनस्य का भाव ही रखते रहे। मैं तो बधाई देता हूं, अगर वॉकआउट नहीं करते तो मणिपुर का मां भी नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी क्या रास्ता, तो जब मणिपुर बोल रहे थे तो आ जाते हैं आप लोग। उनकी मणिपुर पर सबसे प्रमुख नहीं दीपक जी, वो तो कितने दिन देर 2 घंटे में 2 या 3 या 5 मिनट सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोले मणिपुर पर। और गृह मंत्री को सुना नहीं क्या? प्रधानमंत्री जी, मुझे दुख हुआ 3 दिन में सिर्फ 1 दिन हाउस आए जब उनका भाषण होना था और हाउस में ये कहा कि मैं सुन रहा था। राहुल जी कितनी बार आए? टेलीविजन पर बैठकर क्यों सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी?
राहुल जी सोशल कितनी बार मीडिया आए पर ये भी क्यों बताइए सुन ना। रहे थे? अरे दायित्व सरकार किसकी थी? दीपक जी समाधान किसको देना था? राहुल जी को समाधान देना था। विपक्ष का भी कोई दायित्व होता है अभय जी। प्रधानमंत्री जी को देना था और गृह मंत्री जी से तो अपेक्षा ही नहीं थी। बिल्कुल दायित्व हमने अपना निभाया। राहुल गांधी जी तो चल कर गए दर्द बांटने के लिए, पूरे इंडिया के दल चल कर गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री ने क्या कहा? सुना आपने? सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की कि वीडियो बाहर कैसे आ गया। वीडियो बाहर नहीं आना था। अरे आप चाहते थे कि पर्दा डालकर रखें। 80 दिन यही तो काम किया मणिपुर पर। आपने न वर्तमान की सुध ली, न भविष्य का रास्ता दिखाया। कहते कि 6000 जो एफआईआर हुई है, जिसमें 0 की एफआईआर हुई है, उसमें 164 के बयान तुरंत होंगे ताकि न्याय मिल सके। वहां पर जो राज्यपाल महोदय ने कहा कि सब मिलकर साथ आए। हम लगातार गुहार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप चलिए, आप रास्ता दिखाइए, आपकी आवाज है, आप देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री, आपकी बात सुनी जाएगी, हम सब आपके साथ चलते हैं। एक बार आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। टाइम ओवर। प्रेम शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप इनकी बात पर? क्या प्रधानमंत्री को एक डेलीगेशन लेकर मणिपुर नहीं जाना चाहिए? प्रस्ताव है अभय दुबे जी का, सीरियसली स्वीकार कीजिए। विचित्र बातें करते हैं और आज ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इनको सदन में ही बताया कि 1993 में जब भयंकर घटनाएं मणिपुर में घटी थी तो इनके गृह राज्य मंत्री कुछ पल के लिए वहां गए थे। संसद में चर्चा तो बहुत दूर की बात थी। इनका तो संकट ऐसा है कि अविश्वास प्रस्तावों के समय भी इन्होंने सदन की गरिमा को कलुषित और कलंकित करने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। आपका तो 30 वर्षों का जो है संसद को कवर करने का करियर रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 1993 में किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को जो है गिराने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को कैसे खरीदा गया और स्वयं आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी जो हैं वो सांसदों की खरीद फरोख्त के मामले में अभियुक्त बन गए। और 2008 में किस तरह से परमाणु समझौते के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ने जब इनकी सरकार का समर्थन वापस लिया और अविश्वास प्रस्ताव आया तो नोट के बदले वोट का दुष्कांड कैसे श्रीमती सोनिया गांधी ने रचकर इस देश की संसद को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म किया, ये पूरे देश ने देखा है। और एक दूसरी तरफ है कि अविश्वास प्रस्ताव 2018 में लाए भाग खड़े हुए, 2023 में लाए भाग खड़े हुए। मणिपुर पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृहमंत्री ने सारा जवाब दिया और सब साफ शब्दों में कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार हर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इनके जमाने में क्या हुआ जी? कश्मीर के लोगों को कौन सा न्याय दिया इन्होंने? अभी इनकी जज गंजू को जो है आज जो है उसका एफआईआर आज दर्ज हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कुकर्म किए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर वैसे तो पूरा विपक्षी गठबंधन था, लेकिन सबसे ज्यादा उनके निशाने पर है राहुल गांधी। प्रधानमंत्री ने कहा ये मोहब्बत की दुकान नहीं, लूट की दुकान है, झूठ का बाजार है। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री का सबसे तगड़ा हमला राहुल गांधी पर था, इंडिया पर ही था। कई सारी बातें उन्होंने कही, बड़ी बात है। कल गृहमंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, दोनों ने नाम नहीं लिया, लेकिन बोला 13 बार लॉन्चिंग हो चुकी लेकिन फेल। क्या कहेंगे अभय दुबे जी? ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा है। इस बात से आभास होता है कि दोनों ही नेता कितने व्यथित हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी जी 140 करोड़ लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए, और प्रधानमंत्री जी जानते हैं आज की बात नहीं है। नोटबंदी की जब कतार में 100-150 लोग मरे, जब त्राहिमाम कर रहे थे, तो राहुल गांधी उनके बीच था। राहुल गांधी जी जब कोविड के क्राइसिस थे, लॉकडाउन आपने लगा दिया, अनियोजित तरीके से हजारों लाखों मजदूर सड़कों पर थे, तो उन सड़कों
पर पड़े हुए मजदूरों की मदद करने गए, जबकि उसके पहले 7 दिन तक आपने चार्टर फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट बुलाकर सुपर रिच लोगों के बच्चों को यहाँ 121 फ्लाइट से बुलवाया। प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी किसानों के बीच गए जब आपने आमदनी उनकी 27 रुपए रह गई, जब वो तिल तिल और तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे किसान आंदोलन में, तब उसके बीच गए। मणिपुर में लोगों के बीच गए उनका दर्द बांटने के लिए, और आप हास्यास्पद तरीके से कहते हैं कि किसानों के खेत के वीडियो देखे। प्रधानमंत्री जी, आप एक वीडियो बता दीजिए ना, जब आप किसानों के बीच गए हो। तो राहुल गांधी जी का व्यापक असर देश के लोगों पर है, और मेरे भी प्रधानमंत्री आप, अब उम्मीद नहीं है कि इतनी स्तरहीन बातें आप सदन में कम से कम कहेंगे। राहुल गांधी जी तो रास्ता दिखा रहे हैं, उन्होंने 10 बार कहा कि चलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, आइए समस्याओं का समाधान निकालें, लेकिन सिर्फ आप प्रतिशोध की आग में जलते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को निशाना बनाना आपका उद्देश्य है, क्योंकि 2024 में जनता समझ चुकी है, और इतना इसलिए इंडिया के दलों से डर रहे हैं क्योंकि लगातार हार आपके सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक में ना आपका दुखड़ा चला ना मुखड़ा चला, उसके पहले महाराष्ट्र का उपचुनाव आप हारे, कस्बा पेट का तो 25 साल बाद हारे, 5 एमएलसी के चुनाव में से 4 हार गए, छत्तीसगढ़ का उपचुनाव हार गए, राजस्थान का उपचुनाव हार गए, जहां पर अभी चुनाव है। तो आपको दिखाई दे रहा है आपका भविष्य भारतीय जनता पार्टी, टाइम ओवर अभय जी, क्योंकि आपने दमन किया इस देश के नागरिकों के साथ और सिर्फ धन्ना सेठों को पूछा, इसलिए आप राहुल गांधी जी से प्रतिशोध ले रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। राहुल गांधी से प्रतिशोध ले रहे हैं प्रधानमंत्री। मुझे लगता है आपके यहाँ जो आपके यहाँ टाइमर लगाने वाला व्यक्ति 20 सेकंड अतिरिक्त जो है दोनों बार अभय दुबे जी को दे रहा है, ये अन्याय ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं को भेड़िया कहता हो, उसके बारे में क्या कहा जाए? जो स्वयं को भेड़िया कहता हो, आप चिड़िया घर में तो नहीं रहते हैं, प्रशंसा ही की जा सकती है। कभी तोता, कभी भेड़िया, कभी सांप, कभी बिच्छू, हर शो में देखता हूं। बीच में भी चिल्ला रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूँ चिड़िया घर में रहने वाले बोल भी नहीं रहा था दीपक जी। अभी बीच में बोले भी जा रहे हैं। आपने तो टाइमर लगवाया था ना, आपने तो टाइमर लगाया, आपको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए, अब लगाया आपका टाइमर, भेड़िया दे दिया ना प्रेम शुक्ला जी को। भेड़िया जो है ये राहुल गांधी ने स्वयं को स्वयं कहा है, उन्होंने अपनी पहचान बताई कि मैं भेड़िया हूँ। वो आपके अहंकार को कह रहे थे, आंशिक पहचान बताने का अहंकार को उजागर कर प्रताप कह रहे भेड़िया, उन्होंने खुद को कहा है, हम थोड़े कह रहे हैं जी। अब उनको भेड़िया खुद को कहे और हम दूसरा कुछ कहते हैं। अब भेड़िया को क्या कहूं, मैं शेर कह दूं? भेड़िया भेड़िया ही अहंकार को भेड़िया रावण भी बताया, और विवेक है। अब फिर देखिए बीच में चिल्ला रहे दीपक जी, मैं तो इनके बीच में नहीं बोला ना एक बार भी। ये भेड़िए बार बार हुआ क्यों करने लगते हैं? अरे भेड़िया कौन है मिलाने लगते हैं भेड़िए, जो इतनी अच्छा नहीं लगता है। नशंस दुष्कृत हो मणिपुर में और मौन साधे रहे, लोग जानते हैं भेड़िया कौन है? भेड़िया लग रहा है जो अपने राज्य मंत्री का घर जलते हुए देखे। लड़ियावा भेड़िया कौन है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बीबी को बंद कमरे में जला दिया जाए और देखता रहे और मौन साधे रहे? तो ये जो भेड़ियों का समूह आप देखिए दीपक जी, या अभद्रता जो है, बदतमीजी जो है, बड़ी जानकारी उन्हीं के बीच में तो नहीं है, कांग्रेस के डीएनए में है। किस तरह से गालियां बककर एक आदमी जो है सजा याफ्ता है, ये गालीबाज सजा याफ्ता की जो पार्टी है, ये अभद्रता करने के बाद ये भद्रता कब सीखेगी? इटली से ये दहेज मिलाए क्या? ये बदतमीजी इटली से दहेज मिले क्या है क्या? कि किस पृष्ठभूमि से इटली से दहेज मिलाए हैं क्या? इतनी बदतमीजी ये भारतीयों में तो इतनी बदतमीजी होती नहीं है। प्रेम शुक्ला बर्लुस्कोनी ने दहेज में भेज दिया क्या आपको? आपके एक बार देखिएगा सारी रिकॉर्डिंग निकाल कर, ठीक है, मैं बस यही रुकूंगा, अपनी अपनी तलवारें म्यान में रख लीजिए, क्योंकि युद्ध का जो है समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। वैसे भी आपने सुना है ना अभय जी, प्रेम शुक्ला जी, आपने जरूर सुना होगा, पों कर रहे हैं, सीमा पर तनाव है, जरूर कहीं चुनाव है। आज मैं उसको थोड़ा बदल रहा हूं, इस कविता को सम्मान के साथ बदल रहा हूं और ये कह रहा हूं स्टूडियो में तनाव है क्योंकि 2024 का चुनाव है।